तो अब तक हमने जो देखा कि मोशन क्या होती है, मोशन इन स्ट्रेट पाथ देखा, एक पाथ में मोशन देखा, हमने देखा प्लेन के अंदर मोशन क्या होती है। आज का जो लेक्चर है वो हमें ये बताएगा कि मोशन के जो नियम्स है, मोशन अगर हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, कैसे एक्चुअल में मोशन हो रही है, ठीक है, उसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। वो जो हमने इक्वेशंस देखी थी वो तो इक्वेशन थी मोशन की, बट मोशन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर आई थिंक 3 या 4 है, द लॉ ऑफ मोशन। आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम ही निकालते हैं मोशन है, एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, ये क्या ही है, हम ही निकालने की कोशिश करते हैं मोशन होती क्या है। तो पहले हमको पता है कि मोशन होती क्या है, वो तो हमको पता है, पर कैसे प्रोड्यूस की जाती है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मानो कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स को अगर मैं धक्का मार रहा हूँ, उसको अगर मैं मोशन में लाने की कोशिश करूंगा, यानी मेरे को उसको धक्का मारना पड़ेगा। जब तक मैं उसको धक्का मार रहा हूँ तब तक वो मोशन में रहेगा, जैसे ही धक्का मारना बंद कर दूंगा उसकी मोशन बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं किसी भी चीज को या फिर उस बॉक्स को ही, जब तक मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, धक्का मारना यानी फोर्स अप्लाई करना, तब तक मैं उसका फोर्स लगाता रहूंगा, तब तक वो चीज मोशन में रहेगी। जब मैं उसको उसमें फोर्स अप्लाई करना बंद कर दूंगा, वहां पे उसकी मोशन बंद हो जाएगी। ये बेसिक है हमारा, ठीक है। और इसी नियम को एरिस्टोटल ने बनाया था। किसने? हम लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे पहला नियम जो आया था वो था एरिस्टोटल का। यही जो सेम हमने जो बोला है कि जब तक हम किसी चीज को धक्का मारते रहेंगे, जब तक किसी चीज को फोर्स देते रहेंगे, तब तक वो मोशन में रहेगी। जैसे ही हम बंद कर देंगे वो मोशन छोड़ देगी। बट ऐसा हर चीज में तो नहीं होता। हमने बॉल देखी, हमने जो गेंद होती है, गेंद को अगर हम धक्का दे, पर धक्का देने के बाद भी वो थोड़ी थोड़ी चलती जाती है, यानी कुछ और भी चीज है। या फिर देखते हैं जैसे कि तेल गिरा हो या जमीन में ना, या फिर किसी भी सरफेस पे प्लेन तेल जो गिर जाता है और उस पे मैं वही सेम बॉक्स को धक्का मारूं, तो वो बॉक्स तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे मूव करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ धक्का मार, जब तक धक्का मार रहे हैं तब तक ही, जब तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब तक ही वो उस चीज जो है वो मोशन में है। तो इसका मतलब कोई और भी चीज है जो वर्क कर रही है। तो ऐसे ही आता है गैलीलियो का एक और लॉ आता है लॉ ऑफ मोशन में। गैलीलियो ये कहते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसा है वैसे ही रहने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि मानो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेडी है, वो एकदम ऐसे ही खड़ा है, बैठा है, तो उस कोई ऐसी चीज यानी इनर्शिया है जो उसको बैठा ही रहने देंगी, उसको फोर्स लगने नहीं देगी जब तक फोर्स नहीं लग रहा है। पर जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे और मानो कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है तो इनर्शिया की वजह से उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। एक्सटर्नल फोर्स यानी फ्रिक्शन हो सकता है या फिर कोई दूसरा चीज से टकरा के वो अपना फोर्स लगा सकता है और वो चीज रोकने की कोशिश कर सकता है। तो गैलीलियो का कहना ऐसा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होती है। इनर्शिया क्या होती है कि उस चीज को या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ही थ्रो करने की कोशिश करेगा, या फिर वो अगर स्टेडी है, एक जगह पे रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा, तो वो वैसे का वैसा रहना ही चाहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्शिया। और यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है अगर किसी कोई भी चीज स्टेडी है तो स्टेडी रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। कोई बाहर का फोर्स लगना चाहिए नहीं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जैसे हम धक्का मारने का फोर्स हो गया, ये सब चीजें लगनी चाहिए नहीं। यानी कि मान लो एक सरफेस है तेल की, तो जिसमें तेल लगा हुआ है, मैंने एक वही बॉक्स है उसको धक्का दिया तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करने लगा, ठीक है। अब सामने दीवार आ गई तो वो रुक गया। मानो कि वो दीवार नहीं आई होती तो, और इनफाइनाइट तक तेल लगा हुई सरफेस होती जिसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं, क्योंकि तेल की वजह से फ्रिक्शन जो बहुत कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो क्या हो जाता, वो बॉक्स इनफाइनाइट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर लेता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं ना फ्रिक्शन लग रहा है ना सामने दीवार आ रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। तो ये हमारा न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी चीज अगर स्टेडी है यानी रुकी हुई है, मोशन नहीं कर रही, तो वैसी की वैसी रहेगी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, यानी कोई बाहर का कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा है, कोई उसको प्रेरित नहीं कर पा रहा है,
तो वो वैसी की वैसी रहेगी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। यानी कि जब तक फोर्स नहीं लगा, यानी फोर्स अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो होता है। यानी जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होनी यानी एक्सेलरेशन आ जाता है। और अगर यानी इसका मतलब हुआ अगर फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, यानी कि इन दोनों का कुछ रिलेशन है। अब हमको पता नहीं क्या रिलेशन है। ठीक है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है मोमेंटम का, कि मोमेंटम क्या होता है। मानो कि एक कार आ रही है, बड़ी सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वहीं एक छोटी सी बाइक आ रही है, वही सेम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किसमें हमको ज्यादा चोट लगेगी, तो हमको ज्यादा चोट लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कार में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी चीज का फोर्स लगना, यानी किसी भी चीज का लगना, ऐसे हमको महसूस होना कि वो हमें लगी है, वो मास पे भी डिपेंड करता है। या फिर मानो कि दोनों सेम कार आ रही है, एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, दूसरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, किसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है। यानी कि चोट लगने की संभावना किसमें ज्यादा है, या तो मास ज्यादा हो और वेलोसिटी भी ज्यादा हो। यानी मास और वेलोसिटी दोनों पे इफेक्ट करता है, वो होता है मोमेंटम। क्या होता है? वो होता है, अरे यार, मोमेंटम। पी, जिसको पी से डिनोट करते हैं एम इंटू वी। मास पे भी इफेक्ट करता है वो, और वेलोसिटी पे भी वो इफेक्ट करता है। ठीक है, पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मानो कि यहाँ पे एक बॉक्स है रुका हुआ, जिसकी मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जब ये रुका हुआ है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका मोमेंटम भी क्या है, जीरो है। अब जब मैं इसको धक्का मारूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, जीरो नहीं रहेगा, मतलब चेंज होगा। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तब मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आया। अब मानो कि यहां से वो स्लाइड कर रहा था धीरे धीरे, तेल वाली सरफेस थी, फ्रिक्शनलेस सरफेस थी, धीरे 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 स्लाइड कर रहा था, रुक नहीं रहा था, तो इसका मोमेंटम कुछ था। मानो सामने दीवार आ गई तो दीवार ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो होगा। यहाँ पे भी क्या हो गया, मोमेंटम कुछ था, वहां से जीरो हो गया। नहीं, जब फोर्स लगा, यहाँ पे जब पहली बार फोर्स लगा तब मोमेंटम बढ़ा, यानी मोमेंटम में चेंज आया। और जब यहाँ पे फोर्स लगा तब मोमेंटम कम हुआ, यानी मोमेंटम चेंज हुआ। इससे हमें ये बात पता चलती है कि जब फोर्स लगता है, जब फोर्स लगता है तब मोमेंटम में क्या आता है, चेंज आता है। तो यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से इट इज फोर्स। फोर्स को क्या बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। कि टाइम के साथ अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, फोर्स से डिनोट कर देंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब फोर्स लगा है तब मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स लग ही रहा होगा। ठीक है, अब मोमेंटम की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख दो भाई, F इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इंटू एम वी। ठीक है, अब मास तो क्या है, किसी भी चीज का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर चीज ही चेंज कर दे, यहाँ पे जो हमने बॉक्स लिया बॉक्स ही चेंज कर दे तो मास चेंज हो जाएगा, बट उसके लिए तो पूरा इक्वेशन ही, प्रॉब्लम ही पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं करना होता ना। ठीक है, किसी सब कुछ चेंज थोड़ी करना होता है, एक ही प्रॉब्लम में रह के उसको सॉल्व करना होता है। चलो, तो मास तो क्या है, बॉक्स का कांस्टेंट रहेगा, तो m जो बाहर आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो हमको पता ही है क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हमारा हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको पता चला। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है कि जब फोर्स लगता है तब मोमेंटम भी टाइम के रिस्पेक्टिव में चेंज होता है। हमने देखा कि जब फोर्स लगता है तब मोमेंटम भी टाइम के रिस्पेक्टिव में चेंज होता है। और उसी से हमने एक फोर्स का एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला डिराइव किया, F इज इक्वल टू m है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक दूसरी चीज भी आ जाती है, जब आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि जब कहीं भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ऐसे गन जब शूट कर रही होती है, गन ऐसे स्टेडी है,
तो गन और उसके अंदर जो बुलेट है उनका मोमेंटम, दोनों का मिला के मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। पर जब गोली वहां से निकलती है तब गन भी थोड़ी सी पीछे जाती है। क्यों पीछे जाती है? क्योंकि वहां पे मोमेंटम का कंजर्वेशन होना जरूरी है। यानी कि पूरी जो एक सिस्टम है, गन और बुलेट, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाती है। ये पूरी जो सिस्टम है, ये सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहिए, यानी इक्वल रहना चाहिए। जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए। कैसे देखते हैं, चलो। मानो कि यहां पे ऐसे गन है, ठीक है। अब ये अभी बुलेट फायर नहीं हुई है, तो क्या होगा, इसका और बुलेट का दोनों का मिला के मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मानो कि ये M1V1 ये जो गन का है प्लस M2V2 जो है, ये जो है वो बुलेट का मोमेंटम है, ठीक है। अब ये जो अभी क्या है, दोनों का जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, ना गन की वेलोसिटी है ना बुलेट की वेलोसिटी है। पर जब बुलेट फायर हो गई, जब यहां से बुलेट फायर होगी, तब गन भी थोड़ी सी पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जब पहले जीरो था, अभी भी ये जीरो ही रहना चाहिए, फायर होने के बाद भी जीरो रहना चाहिए। तो ये जो इस डायरेक्शन में M1V1 जा रहा है, ये जो इस डायरेक्शन में M1V1 जा रहा है वो प्लस में होगा, और जो इस डायरेक्शन में M2V2 जा रहा है वो माइनस में होगा, और वो अभी भी जीरो रह जाएगा, ठीक है। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ही रहेगा। यानी जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। टोटल जो सिस्टम हमने लिया है उसका मोमेंटम अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा। अगर उसका मोमेंटम कुछ है, मानो कि इसकी जगह पे अगर हम मूविंग चीज ले, मानो कि एक यहाँ पे बॉल जा रही थी, ठीक है, एक बॉल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यानी वो बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम था, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है। मानो कि एक जगह पे जाके वो बॉल के दो टुकड़े हो जाते हैं, बॉल की क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो वो दो टुकड़े क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और इन दोनों का अगर मोमेंटम मिलाया जाए तो इसके बराबर ही रहेगा। क्योंकि ये दोनों टुकड़े क्या है, इसी बॉल के क्या है, एक भाग है, इसी सिस्टम के भाग है। यानी इसका जो मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम इसका रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम में जो सिस्टम हमने बनाई है उसका जो मोमेंटम है उसमें चेंज आना चाहिए नहीं, ठीक है। एक और दूसरा एक एग्जांपल भी हो सकता है इसका, कि मानो कि एक बॉल ऐसे जा रही थी, बीच में मानो कि दूसरी बॉल यहाँ पे आके रुक जाती है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम था यहाँ पे टकराने के बाद वो इसको शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉल रुक जाएगी, और ये बॉल क्या हो जाएगी, आगे चलने लगेगी। ये बहुत बार आपने कंचे खेले हो तो कंचे में भी बहुत देखा है कि जो आप बॉल जो आप फेंक रहे हो, जो मार्बल आप फेंक रहे हो वो वहां पे रुक जाती है, और जो जिसको वो टकराती है वो आगे निकल जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। सेम चीज होती है, जैसे हमने गन का एग्जांपल लिया, तो वही चीज जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी एक अगर जो मोमेंटम है, अगर एक चीज जो है वो आगे जा रही है तो उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी चीज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पीछे आएगी। यही तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यानी कि अगर मोमेंटम का जो बुलेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी बुलेट के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर गन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। क्योंकि गन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो, गन थी, उससे बुलेट निकली, आगे की तरफ गई, तो बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ चेंज हुआ, ठीक है। और मोमेंटम हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, तो गन का भी मोमेंटम पीछे की तरफ, गन भी पीछे की तरफ आएगी, यानी गन का मोमेंटम भी पीछे की तरफ चेंज हुआ, ठीक है। बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ चेंज हुआ, गन का मोमेंटम पीछे की तरफ चेंज हुआ, यानी बुलेट में आगे की तरफ फोर्स लगेगा और गन में पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। यानी कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी एक्शन हो, उसकी एक ऑपोजिट, इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती ही है। यही हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ है। हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। जैसे थप्पड़ मारने का आप अगर मस्त एग्जांपल होता है कि जब आप थप्पड़ मारते हो तो सामने वाला भी मारता है, ये
बेसिक एग्जांपल है, बट ऐसा नहीं होता है। जब कोई आपको थप्पड़ मारता है तो उसके हाथ पे भी थोड़ा सा प्रेशर लगता है, तो थोड़ी सा दर्द जो है उसके हाथ पे भी लगता है। क्यों? क्योंकि उसने जब थप्पड़ मारने का एक्शन किया तब आपके गाल ने, आपके फेस ने भी उसको सामने फोर्स लगाया होगा, रेजिस्ट किया होगा, तो उसके हाथ में भी थोड़ा सा लगा होगा। यही है इक्वल और ऑपोजिट एक्शन रिएक्शंस। ठीक है, वो थप्पड़ मारने पे सामने वाला मारेगा वो नहीं है। ठीक है, वो तो एज ए बेसिक एग्जांपल दिया जाता है। बाकी जो जो फिजिक्स का जो राइट एग्जांपल है वो ऐसा ही है कि जब किसी एक को थप्पड़ मारते हैं तब उसको भी लगता है और जो मारता है उसको भी लगता है। तो दोनों होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आज तो यहाँ तक ही है। हमने इनर्शिया देखा, गैलीलियो का एक लॉ ऑफ मोशन देखा जिसको रॉन्ग प्रूफ, सॉरी एरिस्टोटल का हमने एक लॉ ऑफ मोशन देखा जिसको रॉन्ग प्रूफ किया गैलीलियो ने। फिर गैलीलियो को इंस्पायर होके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, फिर न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया कि जो फोर्स लगता है वो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू ये जो न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ समझाया कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन में हमने जो जितने भी लॉ देखे बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीज़ों में अगर कहीं भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।